तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। हमने लास्ट टॉपिक किया मोलैरिटी, अब हम करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी में सिर्फ एल का फर्क आएगा और स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। क्या होता है ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? गिवन मास ओवर मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर केजी में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? मोल पर केजी। ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं। इसकी एडवांटेज क्या है मोलैरिटी के ऊपर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ये है कि बच्चे इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं? वेट आ रहे हैं, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मोलैरिटी के केस में लास्ट पार्ट जो हमने मोलैरिटी किया उसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा था, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी, इस वैल्यू को आप कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगी। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स से डिनोट करते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। बहुत सिंपल। तो देखिए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट हो गया ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इफ 2 कंपोनेंट इज देयर Na plus Nb, if 3 component is there Na plus Nb plus Nc हो जाएगा। नेक्स्ट XB, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऊपर आ जाएंगे उसके ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। XA और XB को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? Na ओवर Na प्लस Nb प्लस Nb ओवर Na प्लस Nb। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके 1 आ जाएगा। वी कैन से दैट XA प्लस XB क्या होगा? 1। इट मीन्स अगर आपने XA कैलकुलेट कर लिया तो XB इजीली हो जाएगा 1 से सब्ट्रैक्ट करके। तो मोल फ्रैक्शन आपको मैंने बताया और मोलैलिटी मैंने बताया। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.8। क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी R। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है एंड इट्स डेंसिटी इज 1.06 ग्राम पर ml। व्हाट विल बी इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी? L की टर्म में पूछा गया। ठीक है, तो डिफरेंस पता लग गया। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको फर्स्ट पार्ट में 0.8 दिया हुआ है। हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम इन ml। अब 1 लीटर में चेक कर रहे हैं क्योंकि ml के हिसाब से है तो 1000 ml के हिसाब से होगा और 1 लीटर के हिसाब से होगा, तो 1000 ml के हिसाब से लिया, कैंसिल हो गया। ये दिया हुआ है 0.8 MB। पता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? H2SO4। H2SO4 का मोलर मास निकाला 2 + 32 + 16 × 4 दैट इज 98। तो 98 MB फाइंड कर लेंगे। MB बिग MB ऊपर ले जाएंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेके जाएंगे तो 0.8 × 98 आ गया, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट आ गया आपके पास। क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको पता है 1 लीटर सॉल्यूशन का मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है? 1000 लिए, 1 लीटर लिए, 1000 के हिसाब से लिए। ठीक है ना, तो 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी है? 1.06। तो आपका 1060 ग्राम मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट कैसे फाइंड होगा?
वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, क्या बचा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, क्या बचा सॉल्वेंट का मास। तो आपने क्यों निकाला ये, मोलैलिटी के फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 78.4 हमने कैलकुलेट किया, मोलर मास कितना है 98, सॉल्व कर लेंगे आपका 0.815, ठीक है, आपका 0.815 आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का, ठीक है, मोल्स पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट क्या करना है मोलैलिटी, याद रहे क्या कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आपको क्लियरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास दिया हुआ है शुगर का, मोलर मास शुगर का क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला क्या है C12H22O11, तो कैलकुलेट हो जाएगा मोलर मास 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 दैट इज 342, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 342 आ गया, 34.2 दिया हुआ है, तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया 0.1। मास ऑफ वाटर क्या आएगा, मास ऑफ वाटर क्या होगा, सॉल्यूशन का मास शुगर सिरप का है ना, सॉल्यूशन का मास शुगर सिरप में क्या है वाटर है और शुगर है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा 180, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया 180। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट हो जाएंगे गिवन मास, और वाटर का मोलर मास क्या होता है 18, तो ये आ गया 10, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया। फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी पूछी हुई है सॉल्यूशन की, क्या होगा मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है शुगर 0.1 आ रहे थे, ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया 180 इंटू 1000, ठीक है, ग्राम्स में है ना, तो ग्राम्स में होगा तो इंटू 1000 करते हैं, इक्वल टू क्या आ गया 0.555, ठीक है, आपका मोल पर केजी में आपका आंसर मोलैलिटी का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर पूछा गया, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, क्या है शुगर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, निकाला था हमने शुगर के 0.1, फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, वाटर के भी फाइंड कर लिए थे 10 आ रहा था, तो सॉल्व हो जाएगा 0.1 ओवर 10.1 दैट इज 0.0099, ठीक है। याद रहे मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होते। तो ये आपको क्वेश्चन कराया जिसमें आपको एक मोलैलिटी रिलेटेड भी बता दिया और मोल फ्रैक्शन रिलेटेड भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम टॉपिक करने लगे हैं नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का टॉपिक आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट से भी जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं कोई भी नॉर्मेलिटी रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करते हैं। n का नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000,
ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, इधर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, बाकी सब सेम है, सिर्फ इतना ही फर्क है मोलैरिटी में। इधर क्या था मोल्स था मोलैरिटी के केस में, नॉर्मेलिटी के केस में क्या है ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब आपके माइंड में आ रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड किए जाएं सॉल्यूट के, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास, अब पॉइंट इज दिस कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। देखिए नॉर्मेलिटी तक पहुंचने का बहुत इजी वे हो गया, अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट तक पहुंच जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो नॉर्मेलिटी तक भी इजीली पहुंच सकते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के टोटल बचे 6 वेज हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से 1 बाय 1 समझिएगा। इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के वेज बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट मास को E डॉट M डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। क्या होता है इक्विवेलेंट मास, किसी भी एलिमेंट का अगर हमने देखना है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ओवर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी कितने वो बॉन्ड्स बना पा रहा है, ठीक है, और यू कैन से चार्ज, बट वो आगे आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के सेक इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, देखिए क्या होगा मोलर मास ऑफ एलिमेंट, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ओवर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 3 है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मास याद रखें बच्चे, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा या आयन होगा तो उसके मोलर मास को हम, ठीक है, फॉर्मूला मास भी बोलते हैं, ठीक है। होता वही है, मोलर मास सेम कैलकुलेट होते हैं, बट उसको बोलने में मोलर मास की जगह क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एग्जाम्पल के से देखिए फॉर्मूला मास ऑफ आयन ओवर चार्ज ऑन आयन, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 2 नेगेटिव क्या आ रहा है, सल्फर का मास 4 इंटू 16 क्या आ जाएगा 96, चार्ज क्या है 2 नेगेटिव, तो ये मॉडुलस में आता है 2 नेगेटिव, मॉडुलस में 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 48। क्या आ जाएगा बच्चे 48। नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, थर्ड पार्ट, 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड ओवर बेसिसिटी ऑफ एसिड। अभी मैं बताऊंगा बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मोलर मास ओवर बेसिसिटी ऑफ एसिड। बच्चे बेसिसिटी क्या कैसे निकलती है, कितने H पॉजिटिव आयन कोई भी एसिड रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, और कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है कोई भी बेस, तो वो उसकी एसिडिटी कहलाती है, याद रखना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड H2SO4 है, कितने H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी रखेगा 2, तो क्या हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2, तो 2H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो बेसिसिटी क्या होगी इसकी 2 हो गई, ठीक है। तो 49 आ गया। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा कराऊंगा जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखिए अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 आ गया, ठीक है, उसकी निकालनी है तो क्या होगा 98, इसका मोलर मास भी 98 ही होता है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 आ गया, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, तो ये आ जाएगा इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 82, डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो, डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, दैट इज रॉन्ग।
आपका डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, ठीक है। होना क्या चाहिए था 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, 3H पॉजिटिव रिलीज होने की टेंडेंसी है देखने में। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2, इसका मोलर मास होता है 66, डिवाइडेड बाय 3 आने नहीं 1 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आपने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए और यहाँ पे आपने 3 लिखा, 3 हाइड्रोजन इधर भी तो होने चाहिए, तो 3 नीचे आएगा, यहाँ पे भी 3 होगा, 3 नीचे आएगा। ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है, बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे ये एक्सेप्शन बनी। स्ट्रक्चर बच्चे बनाएंगे, अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे ये आएगा H3PO4 का स्ट्रक्चर। देखो 3 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और 1 फॉस्फोरस है। अब हाइड्रोजन कितने रिलीज होने की टेंडेंसी है, जो ऑक्सीजन के साथ लगी हैं 3 होने की टेंडेंसी है, तो हमने क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 3, इसकी बेसिसिटी क्या आ गई 3 आ गई। लेकिन H3PO3 अगर आया तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। देखो 3 ऑक्सीजन, 1 फॉस्फोरस एंड 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड होते हैं वो बाहर आने की टेंडेंसी नहीं रखता, रीजन बीइंग फॉस्फोरस सेंट्रल एलिमेंट के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। तो कितने हाइड्रोजन बाहर निकल पाएंगे जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो 2 ही हाइड्रोजन बाहर आ पा रहे हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट H3PO2 क्या होगा, अगेन जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो बाहर नहीं आएंगे, कौन बाहर आएगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो 1 ही हाइड्रोजन आएगा, जो बाहर आ रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम ये एक एक्सेप्शनल है, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं होते, ज़्यादातर क्या होता है जो हाइड्रोजन जितने होंगे वही बाहर आने की टेंडेंसी रखते हैं। तो फिर भी एक्सेप्शनली ऑब्जेक्टिव पॉइंट से अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो, एनी हाउ अगर आपको कोई पूछ ले ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इन तीनों में किसकी नॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी, ध्यान से समझना, इन तीनों में, तीनों केसेस में किसकी नॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, बताइए, सोच के बताइएगा, ठीक है, बड़ा सोच के समझ के बोलिएगा। देखिए अगर आप इन तीनों पॉइंट से देखें, ठीक है, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इनका आंसर डिनोमिनेटर में आएगा। अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर है, लेट अस सपोज स्मॉलर है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मास हायर होगा। अगर इक्विवेलेंट मास हायर है तो यहाँ पे हायर वैल्यू जाएगी जो कि नॉर्मेलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितनी इक्विवेलेंट मास की वैल्यू लोअर होगी उतनी नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी, याद रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास जितना लोअर होगा, लोअर किस में आ रहे, तीनों में, इस केस में आ रहे, तो H3PO4 की नॉर्मेलिटी हायर होने वाली है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हैं 98 डिवाइडेड बाई 3 सबसे लोअर आएगी, क्या आएगी, लोअर आएगी। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। एक फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड किया था, अब बेस करेंगे, वही फॉर्मूला, सिर्फ बेस आ जाएगा और बेसिसिटी की जगह क्या आ गया, एसिडिटी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस ओवर एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है, कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोलर मास बेस का, ओवर कितने H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, 1 ही है तो 1 ही होगा,
इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH नेगेटिव हैं, मोलर मास पूरे का 74 डिवाइडेड बाई 2, OH नेगेटिव आयंस कितने हैं 2। तो इस तरह से इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे एसिड के केस में हमने एक्सेप्शन किया था फॉस्फोरिक एसिड का। तो आप देखिए नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ नॉर्मल एसिड, नॉर्मल सॉल्ट अगर आ जाए, ठीक है, 5th पार्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट ओवर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कितना कैल्शियम फॉस्फेट का मास हो गया 310 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे देखेंगे, कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है +2, तो 3 कैल्शियम्स आर देयर, चार्ज क्या आ गया +6, तो 6 आ गया। फॉस्फेट पे भी देखें, सॉल्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे इक्वल बट ऑपोजिट। फॉस्फेट पे नॉर्मली -3 चार्ज होते हैं, 2 फॉस्फेट आयंस आर देयर, तो -6 आ गया। तो 6 से डिवाइड किया हमने इस पार्ट को। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट, लिथियम का चार्ज क्या होगा +1, 2 लिथियम्स आर देयर, तो +2 आ गया, तो 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। मोलर मास लिथियम कार्बोनेट का 74 है। तो इस तरह 5 मेथड्स हमने करे जिससे इक्विवेलेंट मास फाइंड किया जा सकता है। +1 में एक पार्ट आपका नहीं है जो कि 6th पार्ट है, ठीक है, ये +2 में ही आता है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। बचे 6th एंड लास्ट मेथड, ठीक है, जो स्पेशली +2 का पार्ट में भी आ जाएगा, +2 स्टूडेंट्स के लिए है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये पार्ट +1 में लीव किया गया था, ठीक है, लेकिन +2 में इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का अगर इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, अगेन फॉर्मूला मास ऑफ स्पीशीज, बच्चे इसको ना मोलर मास ही समझा करो, एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और लॉस्ट, ठीक है। तो हम 3 कंडीशंस ले रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, न्यूट्रल ले रहे हैं और एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखिए KMnO4 एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट हुआ, 2K पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, वाटर और 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुए। अगर आप देखें मैंगनीज +7 से +2 में गया, +2 चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए या गेन हुए, गेन हुए, कितने हुए हैं 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, +7 से +2 में गया तो हमने अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 निकालना है तो मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। चार्ज डिफरेंस देखना है इधर, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, न्यूट्रल मतलब वाटर से रिएक्ट किया, इधर एसिडिक था तो एसिड से रिएक्ट किया था, तो क्या होगा 2K पॉजिटिव, MnO2, 2OH नेगेटिव और 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें रिलीज हुए। चार्ज देखिएगा यही मेन है, +7 से क्या गया +4, डिफरेंस 3 का है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया हमने। नेक्स्ट, इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, KMnO4 बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, K पॉजिटिव, MnO4 2 नेगेटिव, वाटर और नेसेंट सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। +7 से चार्ज कितना गया +6, डिफरेंस इज 1, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 क्या है 158 डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरह से हमने 6 के 6 मेथड्स करे इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए। इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इधर पुट करेंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था बच्चे नॉर्मेलिटी का पार्ट। इसी में कुछ और भी पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं, वो मैं अभी करवाऊंगा। नॉर्मेलिटी रिलेटेड कुछ और भी
फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को रिलेट करना है तो सबसे इजीएस्ट वे है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। यू ऑल नो बेसिसिटी क्या होती है, कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे। सेम वे नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी क्या है, कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी इक्वल टू N इंटू मोलैरिटी भी होता है। N क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है। N इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं हम। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को भी कह देते हैं N। तो नेक्स्ट जैसे हमने मोलैरिटी में किया था, नॉर्मेलिटी में भी वैसे ही है। नॉर्मेलिटी ऑफ X% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी D ग्राम पर ml क्या होगी, 10 इंटू एक्स इंटू डी। उधर क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इधर के इक्विवेलेंट मास। याद रहे डिफरेंस ये है। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस विद सेम सॉल्यूट अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यही फॉर्मूला हमने मोलैरिटी के केस में भी किया था। देखिए नॉर्मेलिटी में जो हमने किया, देखा कि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा था। एंड वॉल्यूम मैंने पहले भी बताया, जैसे कि मोलैरिटी में आ रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, तो लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये टेम्परेचर जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे वॉल्यूम भी इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है बच्चे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने बताया कोई भी आयनिक कंपाउंड में जो भी कंपाउंड का मास होता है वो फॉर्मूला मास कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो ये सिंपल, ये तो सिंपल है, फॉर्मेलिटी का ये पार्ट है। ठीक है।